ध्यान से देखना, आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी का। कौन सा? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंट के टाइम पे हमारी इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से थी, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, या फिर हम लोग जब इंडिपेंडेंट हुए थे तब हमारा स्टेटस किस तरीके से था, मतलब इंडियन इकोनॉमी में। इसके अंदर कुछ मेजर बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान देनी पड़ेगी। सबसे पहली, जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे ना, तो मोर देन 75% ऑफ पॉपुलेशन was engaged in agriculture। मतलब जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तब 75% से ज्यादा हमारी इंडियन पॉपुलेशन कहां पर थी? एग्रीकल्चर में। मतलब हम लोगों को पता है टोटल कितने सेक्टर होते हैं? 3 सेक्टर। कितने होते हैं? 3। एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर। कितने हो जाते हैं? 3, जिनमें से हमारी इंडियन इकोनॉमी सबसे ज्यादा किस पे फोकस कर रही थी? एग्रीकल्चर पे। 75% से ज्यादा पॉपुलेशन कहां पर हमारी एंगेज थी? एग्रीकल्चर में। बट स्टिल ये लोग हम लोगों को, अगर हमारी कंट्री में 100% जीडीपी जो आ रही थी ना, जो हमारी कंट्री में 100% जीडीपी भी आ रही थी ना, हमारी कंट्री में जो 100% जीडीपी आ रही थी उसका 50% भी ये कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे। मतलब 75% से ज्यादा लोग कहाँ इन्वॉल्व थे? हमारे एग्रीकल्चर में। और वो सोचो 50% भी जीडीपी हमारे को लाकर नहीं दे रहे थे। इसका मतलब हमारी एग्रीकल्चर कैसी थी? एग्रीकल्चर थी बैकवर्डनेस। कैसी थी? बोलो, बात समझ में? हमारी एग्रीकल्चर कैसी थी? बैकवर्डनेस। अब आगे ध्यान से सुनना, हमारा इंडिया आजाद तो हो गया था, लेकिन फिर भी डिसीजन खुद के नहीं ले पा रहा था। मतलब हमारी इंडियन इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी थी जो इकोनॉमी तो किसकी थी? इंडिया की, लेकिन आज भी रूल्स एंड रेगुलेशन किसके चलते हैं? ब्रिटिश। रूल्स एंड रेगुलेशन आज भी किसके चलते हैं? हमारे ब्रिटिश के। ब्रिटिश का मतलब हो गया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंट। कौन सा? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंट। हमारी इंडियन इकोनॉमी आजाद तो हो गई थी, बट स्टिल किसके चलते थे रूल्स एंड रेगुलेशन? ब्रिटिशर्स के। बोलो, बात समझ में आई? वापस से बता देता हूं, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंट 75% से पॉपुलेशन से ज्यादा लोग कहाँ इन्वॉल्व थे? एग्रीकल्चर में। बट वो 50% भी जीडीपी कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे। हम लोग एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस तो था ही, साथ साथ में हमारी इकोनॉमी तो किसकी थी? इंडिया की, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन किसके चलते थे? हम लोग कुछ भी प्रोड्यूस कर ले, कुछ भी तो जो भी सरप्लस होता था ना, वो कौन ले जाता था? ब्रिटिश। बात समझ में आया? आपको पता है हमारी इंडिया है ना, बहुत बढ़िया तरीके से वर्ल्ड वाइज फेमस थी उस टाइम पे भी। किस चीज की? हैंडीक्राफ्ट, हैंडमेड प्रोडक्ट्स, दाल, स्पाइसेस, इन सब के लिए हम बहुत ज्यादा फेमस थे। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे? ये सारी चीजें तो इंडिया से बाहर ले जाते थे और बहुत ही सस्ती प्राइस इंडिया को देते थे, और जो हमारे को जरूरत वाली चीजें होती थी जो इंडिया में लाते थे ना, वो बहुत कॉस्टली हमें मिलती थी। एक्सेस टैक्स लिए जाते थे। बात समझ में आ गया? और होता क्या था, हमारे यहाँ पे लोगों को पढ़े लिखे तो थे नहीं, ना ही काम करते थे, सारे के सारे कहाँ पर थे? अब सबके पास अपनी अपनी जमीनें तो थी नहीं, तो लोग क्या करते थे? किसी और की जमीन पे जाके खेती करते थे। क्या करते थे? किसी और की जमीन पे जाके। तो समझो, एक होता था ओनर ऑफ द सॉइल। कौन होता था? ओनर, ओनर ऑफ द सॉइल। ओनर ऑफ द सॉइल का मतलब क्या हो गया? सॉइल का मालिक, जमीन का। और एक होता था हमारा कौन? टिलर ऑफ द सॉइल। कौन होता था? टिलर का मतलब हो गया जो इस पे खेती कर रहा है, जो इस पे। तो होता ये था ओनर ऑफ द सॉइल और टिलर ऑफ द सॉइल। तो ओनर क्या करता था? इसको काम तो करने देता था, लेकिन रिटर्न में इससे क्या लेता था? ह्यूज परसेंटेज। मतलब सोचो, अगर काम कौन कर रहा है? टिलर। जमीन किसकी है? ओनर की। तो ओनर बोलता था 70% मेरा, 30% तेरा, जबकि बेचारा काम कौन कर रहा है? टिलर। फिर भी 70% कौन ले जाता था? ओनर। इससे क्या होता गया? अमीर तो और अमीर होता गया, गरीब और गरीब होता गया। तो इससे क्या हो गया? गल्फ बिटवीन द ओनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल क्या हो गया?
इंक्रीज हो गया, इट इंक्रीज द गल्फ बिटवीन ओनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल। सर इस चैप्टर में हमारे को मेजरली क्या लिखना है? देखो अगर इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिल जाता है ना, आंसर डायरेक्टली समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आ रहा ना, कुछ भी लिखना हो ना, एक काम करना, इंडिया के अगेंस्ट में जो भी आप लिख सको लिख देना। हर चीज में पिछड़े हुए थे हम, ब्रिटिश के फेवर में जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। प्लस ब्रिटिशर ने जितने भी रूल्स रेगुलेशन लाया था वो इंडिया की इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए ही आ रहे थे, ताकि इंडियन इकोनॉमी और नीचे जा सके। अमीर और अमीर हो रहा था, गरीब और गरीब हो रहा था। कुछ मेजर प्रॉब्लम जो हमारे इंडिया में चल रही थी, सबसे पहली पॉपुलेशन, कौन सी थी? इस पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, पॉपुलेशन एक्सेसिवली इंक्रीज हो रही थी। सेकंड पॉवर्टी, क्या दोनों आपस में रिलेटेड है? हाँ, एक घर में एक जना कमाने वाला 10 जने खाने वाले, क्या गरीबी आएगी? नहीं आएगी, ऑब्वियस सी बात है आएगी। बात समझ रहे हो? हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, इस वजह से क्या बढ़ रही थी? पॉवर्टी। मतलब रूल होता है हम दो हमारे दो, इंडिया में था हम दो हमारे दो, आगे भी चलने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पॉपुलेशन बहुत हाई होती थी, इस वजह से क्या आ रही थी? पॉवर्टी। प्लस हमारे यहाँ पे एजुकेशन नहीं थी। क्या नहीं थी? और एजुकेशन नहीं होती तो जीडीपी कभी भी इंक्रीज नहीं हो पाती। बोलो बात समझ में आई? ये एक बेसिक प्रॉब्लम चल रही थी हमारे इंडिया में। बात समझ में आई? क्या यहाँ तक का बात समझ में आया? अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, दैट इज व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हम आजाद हो गए थे तब हमारे हिंदुस्तान के फीचर्स कैसे थे? जब हम लोग आजाद हो गए थे तब हमारी इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स क्या थे? मुझे बताओ, क्या हम आजाद हो गए थे? क्या डिसीजन खुद के लेते थे या ब्रिटिशर्स लेते थे? ब्रिटिशर्स बोलते थे बैठ जाओ तो हम बोलते खड़े हो जाओ तो। सिंपल सी बात, आपको बस इतना सा देखना है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंट। हम आजाद तो हो गए थे, लेकिन आज भी हम लोग बिना ब्रिटिशर से पूछे चेयर्स पर नहीं बैठ सकते थे। क्या याद रहेगा? बोले याद रहेगा? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंट। हम लोग आजाद तो हो गए थे, लेकिन बिना पूछे उनसे चेयर पर भी नहीं बैठ सकते थे। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंट? चेयर्स। क्या याद रखना है आपको? CHAIRS, चेयर्स। सी से कॉलोनियल इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी? कॉलोनियल इकोनॉमी का मतलब हो जाता है एक ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर, इकोनॉमी तो इंडियन इकोनॉमी है, लेकिन रूल्स रेगुलेशन टैक्सेशन जितनी भी पॉलिसीज है वो किसकी होगी? ब्रिटिशर्स की। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंट? चेयर्स। सी से कॉलोनियल इकोनॉमी, मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जो है तो इंडियन इकोनॉमी, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस किसके चलते हैं? ब्रिटिशर्स। बोले याद रहेगा? एच। हैवी डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स। हैवी डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स। हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नहीं होती थी, हम लोग किस पे डिपेंड करते थे? इंपोर्ट्स पे। मतलब विदेशी लोग हमारे को माल ला कर देंगे तो ही काम होगा, अदरवाइज हमारी इकोनॉमी नहीं चल पा रही थी, क्योंकि हम तो खुद प्रोड्यूस करते ही नहीं थे। सारे के सारे हमारे कहाँ पर थे? खेती में। तो हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। बात समझ में आ गया? तो एच से क्या था? हैवी डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट। सी से कौन सा था? कॉलोनियल इकोनॉमी। एच हैवी डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट। ए से एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। एग्रीकल्चर, हम लोगों को पता है हमारी इंडियन इकोनॉमी में 75% से ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ इंगेज थी? एग्रीकल्चर। बट ये लोग हमारे को पूरी जीडीपी का 50% भी कंट्रीब्यूट करके नहीं दे रहे थे। मतलब एग्रीकल्चर तो थी, लेकिन वो भी कैसी थी? एकदम बर्बाद। किसी को पता ही नहीं था कौन से सीजन में क्या उगाना चाहिए। इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन होता था। क्या एग्रीकल्चर की भी नॉलेज जरूरी है? नहीं है। उन लोगों को नॉलेज ही, बेमौसम कोई भी चीज उगा देते थे, एक चीज उगाई फिर दूसरी उगा देते थे, तो भैया एग्रीकल्चर भी काम का नहीं था। एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। क्या हमारे इंडिया में इंडस्ट्रीज थी या नहीं थी? उस समय नहीं थी, ना के बराबर। मुश्किल से 1 या 2 इंडस्ट्री थी पूरे इंडिया में। दैट इज इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। क्या बोला जाता है इसको? हमारा इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। सी से एच, ए से एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, आई से इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस।
आर से होता है रैम्पैड पॉवर्टी। कौन सी हो जाती है? रैम्पैड पॉवर्टी। रैम्पैड पॉवर्टी का मतलब हो जाता है जब भी एक पर्सन अपनी बेसिक नीड तो क्या 2 वक्त की रोटी भी कंज्यूम नहीं कर पा रहा ना, उस पुअर को क्या बोलते हैं? रैम्पैड पुअर। तुम्हारे घर पे जो मेड आती है काम करने, क्या वो पुअर है? हाँ वो पुअर है, ऑब्वियसली बात है, वो क्या है? पुअर है। पर क्या 2 वक्त की रोटी खा लेती है? रोटी भी खा लेती है, अपने बच्चे को भी खिला देती है, बच्चे को स्कूल भी भेज देती है, लेकिन पुअर है। लेकिन एक समझो ऐसा बच्चा जो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रहा, इसको बोला जाता है रैम्पैड पॉवर्टी। तो मेजॉरिटी हमारी पॉवर्टी कौन सी थी उस टाइम पे? रैम्पैड पॉवर्टी। बोलो बात समझ में आई? सी से कौन सा हुआ? एच। ए से? आई से? आर। और एस से होता है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी? स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब हो जाता है सेम इकोनॉमी या फिर ऐसी इकोनॉमी जहां पे नो डेवलपमेंट है, नो, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, मतलब कोई इंक्रीज नहीं हो रही, मतलब एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी चल रही है। कैसी चल रही है? स्टैग्नेंट। नो ग्रोथ इकोनॉमी, जहां पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा। मतलब 1947 में अगर हमारी समझो जीडीपी टोटल थी 10%, तो आगे जाके भी कैसी थी? 10। डेवलपमेंट कितना हो रहा है? 0.0001% का। ये कोई डेवलपमेंट है क्या? ऐसी इकोनॉमी जहां पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा, सेम चल रही है, कोई ग्रोथ नहीं हो रही, उसको क्या बोला जाता? स्टैग्नेंट इकोनॉमी। बोलो बात समझ में आई? कांस्टेंट चल रही है, नो ग्रोथ इकोनॉमी। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंट? चेयर्स। हम लोग आजाद तो हो गए थे लेकिन चेयर पे नहीं बैठ पा रहे थे, तो क्या हुए? चेयर्स। सी से? एच। ए से? आई से? आर से? और एस? बोलो बात समझ में? एक बार रीड करो उसको। बात समझ में आई? तो जल्दी से मुझे बताओ फीचर्स क्या थे? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंट? चेयर्स। क्या याद रखना है हमारे को? चेयर्स। सी से? कॉलोनियल इकोनॉमी। एच? हेवी डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट। ए से? एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। आई से? आर से? और एस? क्या याद रहेंगे? बिल्कुल याद रहेंगे। आगे चलें। ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एग्जाम। 4 से 5 पॉइंट आएंगे, काफी इतने पॉइंट याद रखो, मोर देन इनफ। आगे ध्यान से सुनो। अब मुझे एक बात ध्यान से बताओ, क्या हमारी 75% पॉपुलेशन कहाँ एंगेज थी? तो एक बार एग्रीकल्चर में भी जाकर देख लेते हैं क्या चल रहा है। तो आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंट के टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर के क्या हाल थे? तो मुझे बताओ क्या दिक्कत चल रही थी एग्रीकल्चर में? देखो लोगों के पास खुद की जमीनें तो थी नहीं, जमींदारी सिस्टम चलता था। क्या चलता था? तो है ना, होता क्या था, ओनर ऑफ द सॉइल काम किससे करवाता था? टेलर से। और मैक्सिमम पैसा कौन रख लेता था? खुद ही रख लेता था। 70% खुद रख लेता था। बेचारा उसके पास कितना मिलता था? 30 में वो क्या करेगा? डेवलपमेंट करेगा, भूख मिटाएगा खुद की। तो ओनर तो और अमीर होता जा रहा और गरीब। तो इससे क्या बढ़ गया? गल्फ बढ़ गया। क्या बढ़ गया? तो कोई भी अगर आप लोगों से पूछ ले व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंट, तो गल्फ। क्या याद रखोगे? याद रहेगा जी से। गल्फ बिटवीन ओनर ऑफ द सॉइल एंड द टिलर ऑफ द। गल्फ का मतलब ये होता है डिफरेंस। तो देखो एक्रोनिम भी हमारी गल्फ है और जी से पहला पॉइंट भी क्या है? गल्फ। तो गल्फ बिटवीन द ओनर ऑफ द सॉइल एंड द टिलर ऑफ द सॉइल। इसका मतलब अमीर और अमीर होते जा रहे थे, गरीब और गरीब। तो दोनों के बीच में क्या इंक्रीज हो रहा था? गैप इंक्रीज हो रहा था। यू से मुझे एक बात बताओ, देखो नोट में मत देखो, इतना जल्दी से बताओ।
हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन किस पे थी? तो एग्रीकल्चर अच्छा हो किस पे डिपेंड करता है ये? मतलब एग्रीकल्चर अच्छा हो मतलब खेती बढ़िया हो, किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर अच्छा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर और बारिश पे नहीं करेगा क्या? बारिश नहीं आ रही, लगा लो जितने इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने, क्या खेती हो जाएगी क्या? नहीं भैया, बहुत बड़ा डिपेंड करता है बारिश पे। किस पे डिपेंड करता है? और बारिश होना या ना होना हमारे हाथ में है क्या? बात समझ में आ गया? दिस इज ऑल डिपेंड ऑन अनसर्टेनिटी। किस पे डिपेंड थी ये? तो हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर डिपेंड करता है रेनफॉल पे, और रेनफॉल किसी भी पर्सन के हाथ में नहीं है। तो सोचो मेरा पूरा का पूरा इंडिया 75% पॉपुलेशन एक ऐसी चीज में लगी पड़ी थी जो सर्टेन ही नहीं थी। तो यू से कौन सा हो जाएगा? हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। जी से कौन सा था? गल्फ बिटवीन ओनर ऑफ द सॉइल एंड यू से हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। एल से हो जाता है लो प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। लो प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन मतलब जितने भी लोग 75% लोग जो काम कर रहे थे कहाँ पे? एग्रीकल्चर में, उनका भी प्रोडक्शन ज्यादा नहीं था। प्रोडक्शन कैसा था? बहुत लो, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं थी प्रोडक्शन करना कैसे है, कौन से सीड्स यूज करने हैं, किस सीजन में क्या उगाना है, ऐसी नॉलेज। प्लस लैंड जो पीसेस थे ना वो अलग अलग जगह बटे हुए थे, इस वजह से कैसा था? प्रोडक्शन बहुत कम। बात समझ में आ गया? एफ फार्मिंग। एफ से कौन सा हो जाएगा? कौन सी? सस्टेनेबल फार्मिंग। कौन सी होती थी? सस्टेनेबल फार्मिंग। सर ये सस्टेनेबल फार्मिंग क्या होती है? अगर एक फार्मर बस उतना ही उगा रहा है जितनी उसके घर में भूख है, इस चीज को क्या बोला जाता है? सस्टेनेबल फार्मिंग। अगर मेरे घर पे 10 रोटी जितना आटा चाहिए कि मैं 10 रोटी खरीद बना पाऊं, तो एक फार्मर इतनी ही खेती कर रहा था वो क्या बना पाए? 10 रोटी। इस तरीके की फार्मिंग हमारे यहाँ पे हो रही थी। ज्यादा बनाने की कोशिश ही तो मुझे बताओ, ज्यादा नहीं बनाएंगे तो सरप्लस कैसे आएगा? और सरप्लस नहीं आएगा तो जीडीपी कभी बढ़ेगी नहीं। तो हमारे यहाँ पे फार्मिंग कैसी होती थी? सस्टेनेबल फार्मिंग। बोलो बात समझ में आई? जी से कौन सा था? यू से एफ लो प्रोडक्शन है प्रोडक्टिविटी। एफ से सस्टेनेबल फार्मिंग। ऐसे होता है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। इसका मतलब होता है जो फार्मर की लैंड थी ना, पता है आपको क्या होता है? खेती करते हैं ना जब, तो बड़ा सा खेत चाहिए होता है खेती करने के लिए। अगर छोटे छोटे टुकड़ों में खेत हो जाएगा ना तो एक जगह प्रॉपर खेती नहीं हो सकती। इन बेचारों के पास कैसी होती थी? छोटी छोटी जगह, तो आधे आलू यहाँ उगा रहे, बाकी के बच्चे आलू वहां उगा रहे, तो ना तो यहाँ पे ढंग से उग पाते थे ना ही वहां पे उग पाते थे। इस चीज को बोला जाता है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। एक फार्मर के पास पूरी की पूरी जमीन एक साथ नहीं होती थी। बोलो बात समझ में आई? मैंने आपको कितने क्वेश्चंस करा दिए? 2। सबसे पहला इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंट, तो क्या था? चेयर्स। सी से कॉलोनियल इकोनॉमी, एच ए से एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, आई से इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, आर से रैम्पेंट पॉवर्टी और एस स्टैग्नेंट। फिर हमने पढ़ा सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे है? एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था? तो एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंट, तो गल्फ। क्या हो गया? तो जी से गल्फ बिटवीन ओनर ऑफ द सॉइल एंड टेलर ऑफ द सॉइल। यू से अनसर्टेनिटी। एल से लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। एफ से सस्टेनेबल फार्मिंग और एस स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। बोले याद हुआ? प्लीज एक बार रीड कर लो। अलग है सस्टेनेबल, अलग है सस्टेनेबल। बात समझ में आई? क्या आप लोगों ने पढ़ लिया? अच्छा मुझे एक बात बताओ, दिल से सोचो, क्या ब्रिटिशर्स इंडिया में कुछ अच्छा करने आए थे या इंडिया को बिगाड़ने आए थे, लूटने आए थे? लूटने आए थे, बिगाड़ने आए थे। हमारे यहाँ से अच्छे अच्छे गुड्स तो ले जाते थे बाहर और बचा कुचा हमारे पास छोड़ जाते थे।
यही होता था। और जब खुद बाहर से गुड्स लाते थे तो कैसा लाते थे, बहुत टैक्स लगा के, मतलब खुद के लिए तो महंगा महंगा देते थे, हमारी इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर दिया था उनने। हम जो गुड्स 10 रुपए का बनाते वो ब्रिटिश 5-5 में बेच देते, तो हमारी इंडस्ट्री बर्बाद हो जाती। रूल्स रेगुलेशन ब्रिटिशर्स के चलते। हम कुछ फार्मिंग करते थे, उनको लगान चाहिए होता था, ले जाते थे नहीं ले जाते थे भैया, बहुत सारी दिक्कतें होती थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वॉज, ध्यान से सुना, नोट मत देखो, वॉज देयर एनी पॉजिटिव इंपैक्ट, एनी पॉजिटिव इंपैक्ट किसका, ऑफ ब्रिटिश रूल। क्या ब्रिटिश रूल का कोई पॉजिटिव इंपैक्ट था क्या इंडियन इकोनॉमी में? वॉज देयर एनी पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया? था क्या कोई? नहीं भैया, कोई ब्रिटिश का पॉजिटिव इंपैक्ट। तो आप आंसर करोगे सर्टेनली नॉट, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं था। ब्रिटिशर्स तो आए थे कॉलोनियल इकोनॉमी बनाने। कैसी इकोनॉमी बनाने? उनका मेन इंटेंशन था कि मैक्सिमम गुड्स को इंडिया से बाहर ले जाए और अपनी महंगे महंगे गुड्स इंडिया में लेकर आए। सारी की सारी जीडीपी इंग्लिश की बढ़नी चाहिए, इंडिया की इकोनॉमी बर्बाद हो जाए, ये उनका मेन मोटिव था। बट some positive impact was noticed, कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट दिखे। मतलब ब्रिटिशर्स कोई पॉजिटिव इंपैक्ट लाया था? सर्टेनली नॉट, नहीं लाया था। उसका मेन मोटिव तो क्या था? कॉलोनियल इकोनॉमी। लेकिन कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी नोटिस हुए, और जब पॉजिटिव इंपैक्ट नोटिस हुए तो ब्रिटिशर्स कहाँ चले गए? कोमा में। कहाँ चले गए? क्यों चले गए? बोला ये क्या हो गया, हम लोग तो क्यों आए थे? सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव करने, लेकिन उनकी वजह से हमारे को क्या मिल गया? कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट। तो जब ब्रिटिशर्स को पता पड़ा कि इंडिया को कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट आया तो वो लोग कहाँ चले गए? कोमा में। बात याद रहेगी। तो वॉज देयर एनी पॉजिटिव इंपैक्ट? यस, ये है कोमा। कौन सा? बात समझ में आई? सी से कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन ऑफ, जब तक हमारे पास कौन थे? ब्रिटिशर्स थे ना भैया, उन लोगों की वजह से हम खेती करते थे। जैसे मूवी देखी थी राउडी राठौर, उसमें वो करता था बबुआ का 50, ध्यान है? फिर एक जना मना कर देता था पैसे देने से, बोलता था तू देगा, तेरा बाप भी देगा, तेरा बिटुआ भी देगा, तेरा पोता भी देगा। इसी तरीके से ब्रिटिशर्स ने हर इंडियन से क्या करवाना स्टार्ट कर दी थी? फार्मिंग, क्योंकि वो ले जाते थे। लेकिन सोचो, जिस दिन ब्रिटिशर्स चले गए थे इंडिया आजाद हो गया था, क्या हम लोगों को कमर्शलाइजेशन करना आ गया था? यस, हम लोगों को फार्मिंग करना आ चुका था। मतलब हम हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकते थे। दैट इज कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। बात समझ में आई? ओ से अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट। अपॉर्चुनिटी फॉर, मुझे बताओ इंडिया में रेलवे कौन लाया था? ब्रिटिशर्स। जब इंग्लैंड से गुड्स इंडिया में आते थे तो आने में दिक्कत होती थी, तो इंग्लिश वालों ने क्या बना दी थी? रोड्स। तो रोड कौन बना रहा था? इंडियन लोग ही तो बना रहे थे। इन बेचारों को तो खाने को नहीं मिलता था, रोड बना के तुम बदले में इनको क्या दे रहे थे? रोटी। दैट इज, इनको क्या मिलता था? एम्प्लॉयमेंट। क्या मिलता था? तो अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट। उनसे कौन सा आ जाएगा? अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट। बात समझ में आ गया? अंग्रेजों ने आके बताया कि भैया कुछ एक्सचेंज करने के लिए रुपया होता है, हम डॉलर चलाते, तुम रुपया चलाओ। हम लोगों को तो जबकि पहले क्या लगता था? बार्टर सिस्टम ही होता है। तू तेल देगा तो घी तू ले ले, जूते चाहिए तो चप्पल दे, तुम्हें पढ़ना है मुझे तो मुझे कुछ गुड्स ला कर दो। यही चलता था इंडिया में। फिर ब्रिटिश ने बताया बावड़ो, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज भी होता है, दैट इज रुपया। तो उनकी वजह से हमारे को क्या पता पड़ा? मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बात समझ में आई? क्लियर है? ध्यान से एक और चीज, हम लोगों को रूल्स रेगुलेशन के बारे में पता ही नहीं था। कोर्ट कचहरी क्या होती है हमारे यहाँ पे नहीं होता था। हमारे यहाँ तो ऐसे गाँव में बैठा दिया जाता था, 5 पंचायत हो जाते थे, मेजोरिटी ने बोल दिया हाँ लटका दो फांसी पे, लटका दो, क्योंकि मेजोरिटी ने, बस बात यही होती थी पहले। लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन किसने सिखाया हमारे को? कोर्ट क्या होता है, पुलिस क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता था, राजा का बेटा राजा, डिजर्विंग गया बाढ़ में। ये चीज किसने सिखाई हमारे को? ब्रिटिशर्स ने। तो ए से हो जाएगा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। बोलो याद हुआ? अरे बोलो याद हुआ? तो व्हाट was there any positive impact of British rule? The answer is certainly not. The mere impact was colonial economy, but
सम पॉजिटिव इम्पैक्ट वाज नोटिस विच आर कोमा. सी से कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ओ से अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एम से मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज और ए से इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. बोलो बात समझ में आई? क्लियर है? मैंने कितने क्वेश्चन कराए? 3. तीनों ही एग्जाम में आ चुके हैं, तीनों के चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के. सबसे पहला कौन सा था? फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंट. चेयर्स. सी से एच हैवी डिपेंडेंट. ए से आई से आर और एस. बोलो याद रहेगा. अगला, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंट? गर्ल. जी से यू से एल सबस्टेंस फार्मिंग और लास्ट ऐसे स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड फार्मिंग. बात समझ में आ गया? तो इसको क्या बोला जाता है? हमारा गल. अब उसके बाद हमने पढ़ा था बहुत देर पॉजिटिव इम्पैक्ट. तो आंसर क्या बोला हमने? कोमा. क्या बोला? कोमा. मतलब सर्टेनली नॉट और उसके बाद कोमा. सी से कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ओ से एम्प्लॉयमेंट, एम से और ए से इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. बोलो बात समझ में आई? याद रहेगा. अब आज का लास्ट टॉपिक अपन करते हैं. हमारे इंडियन इकोनॉमी के क्या हाल थे, मतलब हमारे इंटरनेशनल ट्रेड के. इंटरनेशनल ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. हमारा इंटरनेशनल ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. क्या तुम्हें इंटरनेशनल का मतलब ये बात समझ सकते हो? MNT, मल्टी नेशनल ट्रांजेक्शन. क्या याद रखना है तुम्हें? बस. तो इंडियन इकोनॉमी इंटरनेशनली कैसी थी, मतलब इंटरनल ट्रेड कैसा था? MNT. क्या याद रखोगे तुम? इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल, MNT. याद रहेगा. एम से मोनोपोली ऑफ ब्रिटिशर्स. मोनोपोली ऑफ जितना भी हमारे पास इनपुट आता था ना, मतलब इंपोर्ट आता था, 60% कहां से लेना पड़ता था हमारे को? ब्रिटिश. बहुत सारे कंट्रीज अवेलेबल थी, लेकिन मोनोपोली किसकी चलती थी? ब्रिटिशर्स की. अगर हमें माल लेना है तो किससे लेना पड़ेगा? ब्रिटिश. सोचो हमारा जितना भी इंपोर्ट हो रहा है उसमें से 60% तो किसका ही होता था? ब्रिटिशर्स से. बात समझ में आई? तो एम से क्या चलता था? मोनोपोली. एन से हम लोग है ना नेट एक्सपोर्टर थे. किस चीज के? प्राइमरी गुड्स के. तो वी आर द नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स. बात समझ में आया? वी आर द नेट एक्सपोर्टर. क्या बेचते थे हम? प्राइमरी गुड्स. और इंपोर्ट क्या करते थे? फिनिश गुड्स. बात समझ में आ गया? जैसे कॉटन हो गया, चावल हो गई, कपड़ा हो गया, ये सारी चीजें तो हम देते थे एक्सपोर्ट प्राइमरी. और लेते क्या थे हम? फिनिश गुड्स. मशीन, टी शर्ट, जीन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीजें हमारे पास इंपोर्ट होती थी. और लास्ट, अगर इंडिया में गलती से भी कुछ ज्यादा बन जाता था ना, वो सरप्लस किसके पास जाता था? सारा का सारा ब्रिटिश. बोलो बात समझ में आया? दैट इज ट्रेड सरप्लस बट ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्रिटिशर्स. ट्रेड सरप्लस बट ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्रिटिशर्स. तो मुझे बताओ, इंडियन इकोनॉमी मतलब इंटरनेशनल ट्रेड एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स कैसा था? MNT. एम से मोनोपोली, एन से और लास्ट टी से ट्रेड सरप्लस बट ओनली फॉर द. ये हमारा 60% चैप्टर कवर हो चुका है. मतलब जो मैंने आपको स्टार्टिंग के 10 मिनट समझाया था उसको कवर कर लो पूरी थ्योरी को. और ये अगले कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 4. टोटल ऐसे 8 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है चैप्टर में, जो हमारे को मेनली बार बार रोटेट होकर आते हैं. प्लस जो बेसिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वो. आज के लिए इतना ही रखेंगे. अगली क्लास में चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा. तो एक बार मुझे जल्दी से बताओ, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंट, एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंट, गल्फ, और पॉजिटिव इम्पैक्ट था कोमा, और हमारे इंटरनेशनल मार्केट कैसा था? MNT. क्लियर है? आज के लिए.